हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का सॉलिड स्टेट का 12th लेक्चर हो जाएगा और इस लेक्चर में हम लोग डीपीपी 3, 4 और 5 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डीपीपी 3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, है ना, फिर यहाँ पर गैप दिया गया है और बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स। तो हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल को हम लोग 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हमारा होता है सबसे पहले क्यूबिक, फिर हमारा होता है टेट्रागोनल, ऑर्थोरोमिक, उसके बाद हेक्सागोनल, फिर हमारा होता है ना रोम्बोहेड्रल, फिर मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो हमारे पास 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पेस लैटिसेस आर ऑब्टेनेबल फ्रॉम द डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस या स्पेस लैटिसेस होते हैं और इसीलिए हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, the three-dimensional graph of lattice points which sets the pattern for the whole lattice is called। तो हम लोग जानते हैं कि जो यूनिट सेल होते हैं वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होते हैं और उन्हीं को बार बार रिपीट करने से हम लोगों का पूरा लैटिस बनता है और इसलिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है ना सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेविस लैटिसेस आर ऑफ। तो जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि हमारे पास 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस या फिर स्पेस लैटिसेस होते हैं और इसीलिए हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्रिस्टल सिस्टम हैविंग डायमेंशन a not equal to b not equal to c and alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 डिग्री is। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए होता है, जहां पर a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c होता है और साथ ही अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है और इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल हैज डायमेंशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मोनोक्लिनिक के लिए a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है और साथ ही साथ अल्फा इज इक्वल टू बीटा जो है वो हमारा अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है और इसीलिए हमारा जो 6th क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 देखें, a crystal system having dimension a is equal to b is equal to c and alpha is equal to beta is equal to gamma पर वो not equal to 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं ये रिलेशन हमारा रोम्बोहेड्रल के लिए होता है और इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए क्रिस्टल सिस्टम, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ए क्रिस्टल सिस्टम ऑफ कंपाउंड विथ यूनिट सेल डायमेंशन। ए का कुछ डायमेंशन दिया हुआ है 0.387, बी का भी दिया हुआ है और सी का भी दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखिएगा तो ए इज इक्वल टू बी है पर नॉट इक्वल टू सी है और साथ ही साथ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और गामा जो है 120 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं ये रिलेशन जो है वो हेक्सागोनल के लिए होता है और इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल ऑफ यूनिट सेल विथ क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो डायमेंशन है वो मोनोक्लिनिक के लिए होता है और इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टेट्रागोनल के लिए हमारा a इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी होता है और साथ ही साथ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है और इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है अगर हम लोग उसके डायमेंशंस को देखें तो हम लोगों का जो डायमेंशन हो जाएगा वो यहाँ पर हम लोगों का बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ द 3 इंटरफेसियल एंगल्स डिफाइनिंग द यूनिट सेल आर ऑल इक्वल इन मैग्नीट्यूड द क्रिस्टल कैन नॉट बी। तो हम लोग जानते हैं रोम्बोहेड्रल में तीनों जो एंगल उनके मैग्नीट्यूड एक जैसे होते हैं, तो ये तो ठीक, ये तो नहीं हो सकता आंसर। क्यूबिक में भी तीनों एंगल्स सेम होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। हेक्सागोनल में हम लोग जानते हैं जो तीनों एंगल है वो बराबर नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है पर गामा जो है वो 120 डिग्री होता है, जबकि टेट्रागोनल में फिर हम लोगों का अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, Which of the crystal system contains the maximum number of Bravais lattices। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारे ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनमें चारों टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं। उनमें हम लोगों का प्रिमिटिव भी होता है, बॉडी सेंटर्ड भी होता है और फेस सेंटर्ड भी होता है और साथ ही साथ इंड सेंटर्ड भी होता है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है उसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल द एटम्स आर प्रेजेंट एट द। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट रहते हैं
और यही कारण है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हर एक कॉर्नर पर एक पॉइंट रहेगा और साथ ही साथ एक पॉइंट बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे भी रहेगा, और इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन है 14 उसका आंसर हो जाएगा कॉर्नर्स, ठीक है, और साथ ही साथ एंड वन कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ यूनिट सेल, तो क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंटेड, और हम लोग जानते हैं कि फेस सेंटर्ड में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं तथा हर एक फेस के सेंटर पे भी होते हैं, और इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स ऑफ द यूनिट सेल सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ एन एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द क्यूब द पार्टिसिपेशन ऑफ दैट एटम पर यूनिट सेल, तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एटम सेंटर पे रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा 1 होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है उसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एन एटम एट द फेस कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एटम फेस पर रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन हाफ हो जाता है, ठीक है, और इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ एन एटम इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब द पार्टिसिपेशन ऑफ दैट एटम, तो अगर कोई एटम कॉर्नर पर होता है तो हम लोग जानते हैं वो 8 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, और इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल में 1/8 हो जाएगा, और इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका जो आंसर है वो हम लोगों का आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है उसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 19 देखते हैं। द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूब आर रेस्पेक्टिवली, तो हम लोग जानते हैं सिंपल क्यूब में 1 एटम पर यूनिट सेल होते हैं, फेस सेंटर्ड में 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, और अगर हम लोग बॉडी सेंटर्ड में देखेंगे तो 2 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा 1, 4 और 2 हो जाएगा, और इसीलिए 19 का यहाँ पर आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। What would be the effective number of atoms per unit cell in in-centered cubic unit cell if this type of unit cell exists in nature? तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा in-centered unit cell होता तो हमारे हर कॉर्नर्स पर एक एक एटम होते, तो हमारे पास 8 कॉर्नर्स एटम होते और हर एक पर कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, तो हमको कॉर्नर से 1 एटम मिलता, और हम लोग जानते हैं इन-सेंटर्ड में किसी 2 अपोजिट फेस पर एक एक एटम होता उसके सेंटर पर, तो हम लोग जानते हैं फेस पे तो कंट्रीब्यूशन हाफ होता है और 2 एटम रहता तो यहाँ पर 2 इंटू हाफ हो जाएगा, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन हमारा 1 हो जाता, यानी अगर इन सेंटर्ड पॉसिबल होता तो एक कॉर्नर से आता और एक हमारा फेस से आता, और इसीलिए हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 हो जाता, और इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम जो है वो फेस डायगोनल पर एक दूसरे को टच करते हैं, जहां पर हमारा जो रिलेशन होता है वो 4r इज इक्वल टू क्या हो जाता है, √2a, 4r इज इक्वल टू क्या होता है, √2a, तो अगर हम लोग एज लेंथ देखेंगे तो वो 4r/√2 हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी हो जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखें, इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज, तो हम लोग जानते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं वो एज पर एक दूसरे को टच करते हैं, और इसलिए यहाँ पर a बराबर 2r हो जाएगा, और इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं उनमें एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को बॉडी डायगोनल पर टच करते हैं, और वो होता है 4r बराबर √3a, और इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर a बराबर देखें तो वो हो जाएगा 4r/√3, और इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर है ना 23 का वो आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन एन एटॉमिक बीसीसी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर्ड बाय एटम्स, तो जैसा कि हम लोगों ने है ना ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हुआ है कि बीसीसी में अगर हम लोग देखें तो एटम्स एक दूसरे को है ना एज पर तो टच करते नहीं है, तो हम लोगों का कुछ जो पोर्शन है एज पर वो है ना हम लोग का यहाँ पर खाली रहेगा, यहाँ पर एक एटम रहेगा और यहाँ पर एक एटम रहेगा, तो मैंने बताया था कि हमसे पूछा जा रहा है ये कितना फ्रैक्शन खाली रहेगा, तो अगर ये लेंथ हमारा है ना r है और ये लेंथ r है तो कितना खाली रहेगा, a-2r, ठीक है, और उसको हम लोग फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो डिवाइड कर देंगे a से, और फिर हम लोग जानते हैं 4r बराबर क्या होता है, √3a, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, √3a/2, उसका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो हम लोगों का जो आंसर आया था वो करीब 0.124 आएगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
In the body centered cubic unit cell and simple cubic unit cell, the radius of atoms in terms of age length of the unit cell is respectively. तो हम लोग जानते हैं बॉडी सेंटर्ड में 4r बराबर √3a होता है और इसीलिए r बराबर हो जाएगा √3a/4. तो ये एक आंसर यहाँ पे मिल रहा है. और सिंपल क्यूबिक में 2r बराबर a हो जाएगा तो हमारा r बराबर हो जाएगा a/2. इसीलिए यहाँ पर आंसर हम लोगों का d हो जाएगा. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या जा रहा है, इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द रेडियस ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एफसीसी में 4r बराबर √2a होता है, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर देखे हैं. तो यहाँ से अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो वो √2a/4 हो जाएगा और √2a/4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a/2 √2 आ जाएगा और इसलिए इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे. A metal X crystallizes in a face-centered cubic arrangement with the age length यहाँ पर दिया हुआ है 862 picometer. What is the shortest separation of any two nuclei of the atom? तो हम लोग जानते हैं कि जो शॉर्टेस्ट जो सेपरेशन है वो हमेशा 2r होगा और चूंकि यहाँ पर दिया जा रहा है फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड में 4r बराबर होता है √2a. तो यहाँ पर 2r बराबर हो जाएगा हम लोगों का √2a, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2. और जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है 862, तो 862 यहाँ पर हम लोग रख देंगे और √2 से यहाँ पर अगर कैंसिल करेंगे तो √2 आएगा. यानी 862 को अगर हम लोग 1.414 से अगर डिवाइड करें तो हमारा कुछ आंसर 406 पिकोमीटर आ जाएगा. इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम लोग देखें तो पोलोनियम क्रिस्टलाइजेज इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 0.236 नैनोमीटर. ठीक है. What is the radius of the polonium atom? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंपल क्यूबिक में 2r is equal to a होता है, तो r is equal to क्या हो जाएगा a/2. तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये करीब 0.118 हम लोगों का नैनोमीटर आ जाएगा और इसलिए इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा. अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखें तो लिथियम क्रिस्टलाइजेज एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स इफ द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 350 पिकोमीटर. द एटॉमिक रेडियस ऑफ द लिथियम एटम इज. तो जैसा हम लोग जानते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए हमारा 4r बराबर क्या हो जाता है, 4r बराबर हमारा √3a हो जाता है. तो हमारा यहाँ पर एज लेंथ दिया हुआ है तो हम लोगों को r कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू डाल देंगे और उसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो 350 पिकोमीटर है ना इंटू √3 और डिवाइडेड बाई 4. तो इसका हम लोगों का जो आंसर है वो सी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 30. Gold has a face-centered cubic lattice with an age length of the unit cell of 407 picometer. The diameter of the gold atom. Diameter का मतलब हमारा 2r होता है. तो जानते हैं हम लोग कि FCC के लिए 4r बराबर √2a होता है. तो 2r बराबर क्या हो जाएगा a/√2. तो जो दिया हुआ है यहाँ पर 407 पिकोमीटर उसको डिवाइड कर देंगे 1.414 से. तो इसका आंसर हम लोगों का करीब 287.8 पिकोमीटर आ जाएगा. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो हम यहाँ से पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन अ सिंपल. तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 होते हैं और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और इसलिए इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 32 देखें, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं और हमारा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो यहाँ पर डी हो जाएगा. अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखें, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स हमारे 2 होते हैं पर यूनिट सेल और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा. अब हम लोग DPP 4 के प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 एंड हैविंग टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल इन कॉलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस. तो जैसा हम लोग जानते हैं कि कॉर्नर पर अगर कोई एटम रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए का है ना आंसर यहाँ पे 2 होना चाहिए और जो एज पे रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है. तो बी का जो आंसर है वो 3rd होना चाहिए. फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है तो सी का आंसर 4 हो जाएगा और बॉडी सेंटर जो होता है उनका कंट्रीब्यूशन 1 होता है तो डी का आंसर हमारा 1 हो जाएगा और इसलिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी हो जाएगा.
अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ द एटम करेक्टली। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक में 2r इज इक्वल टू ए होता है, तो r इज इक्वल टू ए बाई 2 है, तो ये ऑप्शन सही है। फेस सेंटर्ड में 4r बराबर √2a होता है ना, तो ये तो 4r बराबर √2a हो गया, तो r बराबर तो √2a बाई 4 होगा, तो ये तो गलत हो गया हमारा। तो आंसर तो हमारा 2 ही गलत होना चाहिए। बॉडी सेंटर्ड में फिर 4r बराबर √3 होता है, तो ये सही है। इसीलिए हमारा जो है ना आंसर होना चाहिए वो यहाँ पर सी होना चाहिए, क्योंकि बोला है स्टेटमेंट 2 गलत है। कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द सिंपल एफसीसी एंड बीसीसी लैटिस। तो हम लोग जानते हैं सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, एफसीसी में 12 होता है और बीसीसी में 8 होता है, तो 6, 12 और 8 हमारा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। तो हम लोग जानते हैं 2 डायमेंशनल अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है तो हर एटम 4 एटम को टच करता है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। तो अगर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम लोग कहते हैं तो यहाँ पर हर एटम 6 एटम को टच करता है, और इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ईच एज ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर लॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पर एज लेंथ दिया हुआ है। इफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज 120 दिया हुआ है, इट्स डेंसिटी 6.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो द क्रिस्टल लैटिस, तो हम लोग को सीधा क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का, डेंसिटी डी बराबर होता है हमारा क्या, जेड। जेड होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और होता है उसको हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाई हम लोग करते हैं एवोगाड्रो नंबर Na, और अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके लिए हम लोगों का जो वॉल्यूम होता है वो a क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी हम लोग का कितना दिया हुआ है, 6.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहाँ 6.25 लिख देंगे। जेड का वैल्यू हमें निकालना है, एम का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है यहाँ पर 120, तो यहाँ 120 लिख देंगे। Na हमारा 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, और A जो है ये यहाँ पर 400 पिकोमीटर है, तो उसको हम लोग यहाँ पर पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो ये 400 इंटू 10 टू दी पावर कितना, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 400 है ना, 400 है और इंटू 10 टू दी पावर है ना, पिकोमीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 टू दी पावर -10 हो जाएगा। तो यहाँ जब हम लोग इन सब का जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जेड का वैल्यू 2 आ जाएगा, और इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमियम हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर एंड इट्स एज लेंथ इज 300 पिकोमीटर। फिर से यहाँ पर एज लेंथ दिया हुआ है और एटॉमिक वेट दिया हुआ है 52 एंड इट्स डेंसिटी इज, तो देखिए यहाँ पर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा, मोलर मास दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग को एज लेंथ भी दिया हुआ है, तो फिर से हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ से डेंसिटी निकाल लेंगे। तो जब इसका डेंसिटी निकालेंगे तो इसका आंसर हम लोगों का सी आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी स्ट्रक्चर, यानी जेड का वैल्यू 4 हो जाएगा। इफ एज लेंथ ऑफ द सेल, ये 2 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और डेंसिटी दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देन द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज, तो ये जो डेटा है इसको अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से हम लोगों का एम निकल जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो हमारा एम है उसका आंसर करीब 107.12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखें, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शोज द कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, यानी यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, विथ सेल एज ऑफ 3.608 इंटू 10, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी, यहाँ पर डी दिया हुआ है। देन द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, तो फिर से हम लोग यहाँ पर डी दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, Na पता है और AQ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग M निकाल लेंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर करीब 63 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए यूनिट सेल ऑफ NaCl हैज 4 फॉर्मूला यूनिट्स, यानी जेड का इज इक्वल टू 4 हो गया। द एज लेंथ दिया हुआ है नैनोमीटर में, तो पहले हम लोग उसको नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 टू दी पावर -9 मीटर हो जाएगा। फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी नैनोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का पावर -7 सेंटीमीटर से हम लोग उसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे डेंसिटी पूछा जा रहा है, तो जब सबका वैल्यू NaCl, जेड का वैल्यू 4 हो गया और NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 और सोडियम का 23, तो जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो हम लोगों का जो डेंसिटी आएगा वो 2.16 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, इसलिए हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा। ए मेटल हैज अ एफसीसी स्ट्रक्चर, तो जेड का इक्वल टू 4 हो गया।
द एज लेंथ इज 404 पिकोमीटर, तो फिर इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में बदल लेंगे। और एंड डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 2.72। द मोलर मास, तो फिर से हमको मोलर मास निकालना है, तो वैल्यूज को डालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द पाइनोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज इतना दिया हुआ है, व्हाइल द एक्सरे डेंसिटी इज इतना दिया हुआ है। द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज, तो अगर आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में हम लोग ने जब वीडियोस डाला है उसमें सॉल्व किया है, तो हमारा जो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ना 13, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक में हमारे पास कितने एटम्स हैं, 1, और एक का वॉल्यूम 4π/3 RQ होता है, इसलिए इसका आंसर जो हमारा ए आ जाएगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखें, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मेटल विथ रेडियस आर। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, और इसलिए हमारा वॉल्यूम जो होगा 2 × 4π/3 RQ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8π/3 RQ। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल विथ रेडियस आर। तो फेस सेंटर्ड में हमारे पास टोटल 4 एटम्स होते हैं, और हर एटम का वॉल्यूम 4π/3 RQ हो जाएगा, और इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम है ना ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब। तो अगर हम लोग सिंपल क्यूब में देखें तो टोटल हम लोगों का जो यहाँ पर है ना फ्रैक्शन आएगा टोटल वॉल्यूम वो π/6 होगा, और इसी को सॉल्व करते हैं तो 0.524 आता है, जो हम लोग ने क्लास में ही किया हुआ है। ठीक है, जो वीडियो मैंने अपलोड किया है। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड में जो भी हम लोग का आया था पैकिंग है ना, फ्रैक्शन जो आया था वो 0.68 आया था, और ये √3π/8 के बराबर था। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन FCC में हम लोगों ने जो भी निकाला था पैकिंग फ्रैक्शन वो 0.74 आया था, और ये π/3 √2 के बराबर था। द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल। तो इसका अगर हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो पता है हम लोगों का ये 2 डायमेंशनल है, तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा है ना एरिया ऑफ एटम्स बटा एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो यह जो कॉर्नर है उससे 1/4 एटम्स होगा, तो कॉर्नर का एटम्स हो गया 4 × 1/4 1, और ये एक पूरा बीच में सेंटर्ड पे है, तो हम लोगों को एरिया निकालना होगा एटम्स को, तो 2 करना होगा 2 × पाई है ना r², और फिर याद कीजिए हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा एरिया ऑफ यूनिट सेल से। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये अगर हमारा डायगोनल होगा तो ये 4r बराबर √2a हो जाएगा। ठीक है, 4r बराबर √2a हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं, और जो a आएगा वो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर a², क्योंकि हमारा यूनिट सेल स्क्वायर है। तो इसको भी हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है क्लास में पहले से, और इसका आंसर हम लोगों का करीब है ना 78 पॉइंट समथिंग % आया था, तो इसका आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। तो यहाँ पर कुछ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, तो जिसका हम लोग जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होता है, तो फर्स्ट का आंसर 3rd हो जाएगा। फेस सेंटर्ड के लिए 74 होता है, तो बी का आंसर 2 हो जाएगा, और बॉडी सेंटर्ड के लिए सी का आंसर 1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा। इम्प्टी स्पेस इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो हम लोग जानते हैं सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होता है, तो इम्प्टी स्पेस करीब हम लोगों का 47.6% होगा, तो यानी करीब 48%। इम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड में हमारा पैकिंग एफिशिएंसी 68% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इम्प्टी स्पेस जो है वो 32% हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर है ना बी हो जाएगा। इम्प्टी स्पेस इन CCP और FCC लैटिस, तो CCP या FCC में पैकिंग एफिशिएंसी हमारा कितना आया था है ना 74%, तो हमारा इम्प्टी स्पेस जो है वो 26% आ जाएगा। फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस आर रेस्पेक्टिवली, ये हम लोग ने भी क्लास में सॉल्व किया हुआ है। तो सिंपल क्यूबिक में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे नजदीक में है ना एज लेंथ a पर एक पार्टिकल है, तो सिंपल क्यूबिक में मैंने बताया था कि सबसे नजदीक में अगर हम लोग इस एटम को देखें तो इससे सबसे नजदीक में एज पर ये पहला एटम मिलेगा a डिस्टेंस पर, उससे थोड़ा दूर यहाँ पे मिलेगा √2a डिस्टेंस पर, और उससे ज्यादा दूर यहाँ पे √3a डिस्टेंस पर मिलेगा। तो जो हम लोग का डिस्टेंस आएगा वो a √2a और √3 हो जाएगा। द फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस फॉर बॉडी सेंटर्ड, तो अगर बॉडी सेंटर्ड होगा तो हम लोगों को यहाँ पर भी एक बॉडी सेंटर्ड पे भी एक एटम होगा, तो अगर हम लोग देखें तो सबसे नजदीक यहाँ से तब ये फर्स्ट एटम हो जाता है √3a/2,
2 पर, उसके बाद सेकंड डिस्टेंस a होता और थर्ड डिस्टेंस हमारा √2a होता। तो यहाँ पर आ जाता √3a/2 a और √2a। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब हम लोग DPP 5 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर स्फीयर इन FCC स्ट्रक्चर। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी स्फीयर्स होते हैं, है ना, अगर स्फीयर की संख्या n होगी तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स की भी संख्या n होगी। तो पर स्फीयर हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो आंसर हमारा ए हो गया। सेकंड क्वेश्चन द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइट्स पर स्फीयर इन HCP स्ट्रक्चर। तो हम लोग जानते हैं चाहे HCP स्ट्रक्चर हो या CCP स्ट्रक्चर हो, पर स्फीयर हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल बॉयड्स होते हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइट्स पर यूनिट सेल इन HCP। तो HCP स्ट्रक्चर में हमारे पास नंबर ऑफ एटम 6 आते हैं पर यूनिट सेल में और टेट्राहेड्रल बॉयड्स जस्ट उसका डबल होगा। तो हमारे पास टोटल टेट्राहेड्रल बॉयड्स 12 आ जाएंगे। तो थर्ड का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर यूनिट सेल इन FCC स्ट्रक्चर इज। तो FCC में अगर हम लोग देखें तो टोटल एटम्स की संख्या 4 है पर यूनिट सेल और इसलिए ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स की भी संख्या हमारा 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 टोटल नंबर ऑफ बॉयड्स इन 0.5 मोल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्मिंग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो हम लोग जानते हैं कि जितने हमारे पास एटम्स होंगे उतना ही ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स होगा। तो मेरे पास अगर 0.5 मोल है तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स की भी संख्या 0.5 मोल होगी, पर टेट्राहेड्रल बॉयड्स की संख्या 1 मोल होगी। यानी हमारे पास टोटल बॉयड्स 1 + 0.5 यानी कितने 1.5 मोल्स हो जाएंगे और 1.5 को अब हम लोग गुना कर देंगे किससे 6.02 इंटू 10⁻23 से। तो हम लोगों को क्या आंसर आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर 6 देखें द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल बॉयड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग मिनिमम डिस्टेंस अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड होते हैं वो बॉडी सेंटर्ड पे रहते हैं। तो अगर ऑक्टाहेड्रल बॉयड का अगर हम लोग पोजीशन देखें तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड एक बॉडी सेंटर्ड पे होता है ना, जबकि टेट्राहेड्रल बॉयड जो है वो यहाँ से है ना 1/4 डिस्टेंस पर यानी √3a/4। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस √3a/2 हुआ और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ √3a/4 हो गया। यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो √3a/4 होगा। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्या कह रहा है इफ द पोजीशंस ऑफ Na+ एंड Cl- आर इंटरचेंज्ड इन NaCl having FCC arrangement of Cl- ions then in the unit cell of NaCl। तो अगर हम लोग पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग ने बताया था कि हम लोग वाइस वर्सा यूज किए थे। यानी अगर Cl- कॉर्नर और फेस सेंटर्ड पे है तो Na+ ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में और इसी को हम लोग जस्ट रिवर्स भी मान सकते थे। इसीलिए अगर हम लोग पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल NaCl इज 508 पिकोमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि NaCl क्रिस्टल में हम लोग ने पढ़ा है कि एज लेंथ ए जो है वो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ है ना 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कटायन यानी Na+ प्लस 2 टाइम्स है ना रेडियस ऑफ एनायन के बराबर होता है। तो अगर हमारा एज लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 508 पिकोमीटर तो यहाँ 508 पिकोमीटर कर देंगे और यहाँ रेडियस ऑफ कटायन 110 दिया हुआ है तो यहाँ से हमको रेडियस ऑफ एनायन मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा 144 पिकोमीटर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ आयनिक रेडियस ऑफ CS+ एंड Cl- आर 169 पिकोमीटर एंड 181 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो हम लोग जानते हैं कि CS+ बॉडी सेंटर्ड पे रहते हैं और Cl- जो है वो हमारे कॉर्नर्स पर होते हैं और इसीलिए यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो हम लोग समझ सकते हैं कि √3a/2 होगा वो रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें कि क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कटायन दिया हुआ है ना 169 और प्लस 181। अगर हम लोग इसको जोड़ देंगे तो ये करीब 350 आ जाएगा और 350 अगर हम लोग यहाँ पर कहें तो हम टोटल हमारा जो 350 R++ R- आ जाएगा और 350 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 आ जाएगा और 700 को फिर हम लोग √3 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का यहाँ पर है ना एज लेंथ ए आ जाएगा जो कि 404 पिकोमीटर के करीब होगा। द इंटर आयनिक डिस्टेंस फॉर सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो जैसा हम लोग जान रहे हैं कि सीजियम क्लोराइड में Cm+ बॉडी सेंटर्ड पे रहेगा और Cl- कॉर्नर पर रहेगा और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो √3a/2 के बराबर होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
Which of the following statement is false? In NaCl crystal Na plus ions are present in all the octahedral voids. ये statement सही है. In ZnS zinc blend Zn2 plus ions are present in alternate tetrahedral voids. ये भी statement सही है. और ऑप्शन सी है इन CaF2 F minus occupy all the tetrahedral voids. ये भी statement सही है. In Na2O O2 minus occupy half of the octahedral voids. तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है जिसमें O2 माइनस हमारा FCC स्ट्रक्चर बनाते हैं और Na प्लस जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहते हैं. तो जो है ना इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी होगा. क्वेश्चन नंबर 12. द कैल्शियम 2 प्लस एंड F माइनस आयंस आर लोकेटेड इन CaF2 क्रिस्टल्स रेस्पेक्टिवली एट फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस पॉइंट्स एंड इन. तो हम लोग जानते हैं कि जो CaF2 में F माइनस होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर MgAl2O4 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय Mg2+. ये सही है. एंड हाफ ऑफ octahedral voids are occupied by L3+ ion. ये स्टेटमेंट सही है. इन इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर Fe3O4 1/8 of tetrahedral voids are occupied by Fe3+ ion. ये भी स्टेटमेंट सही है. एंड हाफ ऑफ octahedral voids are occupied by Fe2+ and Fe3+ ions इक्वल. ये भी स्टेटमेंट सही है. हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है. और ए यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ इट्स आयंस विद अदर यूनिट सेल्स. सही बात है क्योंकि अगर कोई एटम कॉर्नर पर होगा तो वो तो 8 यूनिट सेल से शेयर्ड होगा. और अगर हम लोग डी देखें the length of the age of the unit cell of NaCl is 652 picometer. तो जैसा हम लोग जानते हैं NaCl में एज लेंथ ए होता है 2 times रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन. तो अगर हम लोग 181 को 95 से अगर हम लोग जोड़ दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये करीब 552 होता है, जबकि यहाँ पर 652 दिया हुआ है. तो ये आंसर हमारा गलत जो है वो डी हो जाएगा. In a diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms tetrahedrally. The number of carbon atoms. तो जानते हैं हम लोग डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक ZnS होता है, जहां पर कार्बन जो FCC स्ट्रक्चर बनाता है और साथ ही साथ कार्बन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी रहते हैं. तो FCC के कारण उनके एटम्स की संख्या 4 हो गई और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी 4 है. तो 4 + 4 8. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल अगर डायमंड का देखा जाए तो वो 8 होता है. अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो एक यहाँ पर क्वेश्चन है. Perovskite, a mineral of titanium, is found to contain calcium atom at the corners, oxygen atoms at the face center, and titanium atoms at the center of the cube. Oxidation number of titanium in the mineral is. तो जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है कि जो है ना पेरोव्स्काइट होता है वो CaTi है ना और O3 होता है. तो अगर हम लोग सबका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे कैल्शियम का +2 है और ऑक्सीजन का -2 है, तो ये -6 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा. तो टाइटेनियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा. अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो ए सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर इन विच W एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिक लैटिस. तो अगर W एटम्स कॉर्नर पर हैं तो उनका टोटल कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा. ऑक्सीजन एटम एट द सेंटर ऑफ एजेस, तो हमारे पास 12 एजेज होंगे और हर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है. तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स की संख्या 3 हो जाएगी, 12 × 1/4. और सोडियम एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, तो सोडियम एटम का संख्या 1 हो जाएगा, यानी सोडियम का संख्या 1, W का संख्या 1 और ऑक्सीजन का संख्या 3. तो हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा. ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी. दिस क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर व्हेन एटम्स ए आर द कॉर्नर. तो जो भी कॉर्नर्स पे रहेंगे 8, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 लेंगे, तो 8 × 1/8 1 आ गया, यानी ए एटम का कंट्रीब्यूशन 1 हो गया. और एटम्स बी आर एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन 1 हो गया और इसलिए हमारा फॉर्मूला A1B1 यानी हमारा आंसर जो है वो AB आ जाएगा. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. ए सॉलिड कंपाउंड कंटेन्स XYZ एटम्स इन अ क्यूबिक लैटिस विथ X एटम्स ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर्स. तो फिर से X एटम का कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, Y एटम्स इन द बॉडी सेंटर्ड पोजीशन, तो Y का भी कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, एंड Z एटम्स एट द सेंटर ऑफ फेसेस, तो 6 फेस होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है. तो X 1 हो गया, Y 1 हो गया और Z 3 हो गया और इसलिए हमारा आंसर XYZ3 आ जाएगा. अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द यूनिट सेल ऑफ अ बाइनरी एलॉय कंपाउंड है ना, बाइनरी एलॉय कंपोज्ड ऑफ A and B मेटल्स has a CCP structure with A atoms occupying the corner. तो A का contribution 1 हो गया and B atoms occupying center of each face, तो B का contribution 3 हो गया. If during the crystallization of this alloy in the unit cell 2 A atoms are mixed, यानी जो एटम के जो 8 कॉर्नर्स एटम थे उसमें से 2 हट गए तो कितने बचेंगे 6. तो उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 6 × 1/8, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3/4. तो A का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 3/4
और बी फेस के सेंटर पे, तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 3। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A3 और B 12 हो जाएगा, और फिर 3 को कॉमन लेंगे तो AB 4 आ जाएगा, और इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखें, इन अ क्यूबिक यूनिट सेल 7 ऑफ द 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय एटम्स A। तो एटम A का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 7/8, क्योंकि हर एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। और सेंटर ऑफ फेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय B, तो B का कंट्रीब्यूशन 3 हो गया, तो इसीलिए 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A 7 और B 24 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा C हो जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ A एंड B एटम्स A एट द कॉर्नर, तो कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, और B एटम एट द फेस सेंटर तो 3 हो गया। वन ऑफ द B एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस, तो A का कंट्रीब्यूशन तो 1 था ही, है ना, लेकिन अब B का कंट्रीब्यूशन 3 नहीं हो जाएगा, उसमें से हाफ घट जाएगा, तो B का कंट्रीब्यूशन जो है वो 5/2 हो गया। तो अगर अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 और B 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा C आ जाएगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखें, तो एन एलॉय ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड इज फाउंड टू हैव कॉपर कंस्टिट्यूटिंग द CCPA स्ट्रक्चर, तो कॉपर का कंट्रीब्यूशन 4 हो जाएगा। इफ सिल्वर एटम्स ऑक्यूपाई द 8 सेंटर्स, तो हर एक एज पे 12 एटम्स आ जाएंगे, हर 12 एजेस होते हैं तो 12 एटम्स आ जाएंगे, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 × 1/4 यानी 3, यानी कॉपर के कंट्रीब्यूशन 4 हो जाएंगे, सिल्वर का 3 हो जाएगा, और गोल्ड प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, तो गोल्ड का कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा, और इसलिए हमारा फॉर्मूला Cu4 Ag3 और Au हो जाएगा, तो C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, एटम A and B, in which A occupies the corner position and B occupies the face center, ठीक है। if atoms along an axis joining the opposite face centers are removed, the empirical formula of the remaining, है ना, solid would be। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वो ऐसा है कि जो एटम्स A हैं वो कॉर्नर्स पे थे, ठीक है, एटम्स A जो कॉर्नर्स पे थे तो उनका कंट्रीब्यूशन तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, तो इन विच A ऑक्यूपाइज द कॉर्नर पोजीशन एंड B ऑक्यूपाइज द फेस सेंटर, और B जो थे वो फेस पे थे, ठीक है, फेस पे थे, 4, 5 और 6 फेस पे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इफ एटम्स अलोंग एन एक्सिस ज्वाइनिंग द, है ना, इफ द एटम्स अलोंग एन एक्सिस ज्वाइनिंग द अपोजिट फेस सेंटर्स, पर यहाँ पर अगर हम एक एक्सिस लें तो यहाँ से ये हटा दिया गया और यहाँ से ये हटा दिया, तो इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर, है ना, हाफ यहाँ से हट गया और हाफ यहाँ से हट गया, तो इसका 3 के जगह पर कंट्रीब्यूशन हमारा 2 हो जाएगा, यानी A का 1 होगा और B का 2 होगा, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर B आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम्स A and B, in which A occupies the corner positions and B occupies the face centers. If atoms along an axis joining the diagonally opposite corners on a face are removed, मतलब कह रहा है कि अब यहां से डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ फेस, तो जब यहां से एटम्स हटाएंगे तो ये हम लोगों का यहां से 1/8 हटेगा, यहां से 1/8 हटेगा, और बीच से कितना हट जाएगा, हाफ हट जाएगा। तो अब A का जो संख्या पहले 8 था वो अब 6 हो गया, तो ये 6/8 आ जाएगा, 6/8 का मतलब 3/4, तो ये 3/4 हो गया, तो A का कंट्रीब्यूशन 3/4 हो गया, और B का हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ से पहले टोटल 3 था तो 1 हट गया, तो 5/2 आएगा, तो B का कंट्रीब्यूशन हो गया हमारा 5/2, और इसको अगर हम लोग, है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 आ जाएगा और B 10 आ जाएगा, और इसलिए इसका आंसर जो है हम लोगों का वो 24 का जो आंसर हम लोगों का वो C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, एटम A and B, in which A occupies the corner position और B occupies the face center, ठीक है। If atoms from one corner is absent, तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग ने बनाया हुआ है ना, एक कॉर्नर से हट जाएगा तो A का कंट्रीब्यूशन 7/8 हो जाएगा, तो A का कंट्रीब्यूशन हमारा 7/8 हो गया, और B का कंट्रीब्यूशन तो 3 रहा, तो ये A 7 और B 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, atom A and B, in which A occupies the corner position and B occupies the face center. If atoms along a body diagonal are removed, तो अगर हम लोग बॉडी डायगोनल के एटम्स हटाएंगे तो इसका 1/8 हटेगा, इसका 1/8 हटेगा, लेकिन फेस का तो कुछ नहीं हट पाएगा, यानी हमारा A का जो हो जाएगा वो 6/8 हो जाएगा, पर जो B है वो स्टिल 3 ही रहेगा। तो अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करें तो A 6 और B 24 आ जाएगा, और 6 कॉमन लेंगे तो AB
4 आ जाएगा और इसलिए हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एन AB solid has a NaCl type of unit cell. If atoms from the edge centers along an axis connecting the opposite edge centers on a face are removed, the empirical, तो हम लोग जानते हैं कि जो NaCl में होते हैं तो NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोगों का जो Cl माइनस होता है वो कहाँ पर रहते हैं, कॉर्नर्स पर और फेस पे रहते हैं, और Na प्लस जो है वो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स में होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कहाँ होते हैं, हर एक एज के सेंटर पर, और एक होता है हमारा बॉडी सेंटर पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन AB solid has a NaCl type of unit cell. If atoms from the edge centers along an axis connecting the opposite edge centers on a face are removed, मतलब एज सेंटर के रिमूव को, तो इसका 1/4 हट गया और इसका 1/4 हट गया, यानी हाफ हट गया, 1/4 प्लस 1/4। लेकिन हम लोग जानते हैं तो ऐसे तो कंट्रीब्यूशन 4 और 4 होता है, यानी जो है ना ए का कंट्रीब्यूशन है, अब 4 में से हाफ कम हो जाएगा, तो यानी ये 4 माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये 7/2 हो जाएगा। तो ए का कंट्रीब्यूशन 7/2 हो गया, जबकि बी का कंट्रीब्यूशन हमारा स्टिल 4 रहेगा, और इसलिए हमारा फॉर्मूला है ना ए 7 और बी 8 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 28 देखें तो इफ एनायंस ए फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग है ना एंड कटायन सी, तो एनायंस ए जो है वो हेक्सागोनल में है तो उसका कंट्रीब्यूशन 6 हो जाएगा, और कटायन जो है ना 2/3 ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स की संख्या 6 है, और 6 का अगर हम लोग 2/3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2/3 4 हो जाएगा, यानी हमारे कटायंस की संख्या 4 हो गया और एनायंस की संख्या 6 हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा है ना C4 और A6, यानी यहाँ पर हो जाएगा C2 और A3।